नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष की ये बड़ी कवरेज 2024 का चुनाव, मोदी या कोई और। मैं हूं आपके साथ अंजलि, मेरे साथ मेरे सहयोगी समीर अब्बास भी हैं और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि विपक्षी दल एकजुट होकर के बेंगलुरु में एक बड़ी बैठक कर रहे हैं जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, खुद एनडीए की भी। देखिए, बेंगलुरु में विपक्षी नेता मैराथन मंथन के लिए बैठ चुके हैं, तो दिल्ली में भी बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की जवाबी तैयारी पूरी है। पूरे देश की निगाहें बेंगलुरु है और साथ ही दिल्ली पर भी टिकी हुई है और टीवी 9 भारतवर्ष हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। और ये सिलसिला पूरे दिन इसी तरह से जारी रहेगा। हमारी व्यापक कवरेज जारी रहेगी। आप दोनों जगहों से आने वाली हर अपडेट सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष पर देख पाएंगे। साथ ही तमाम एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज, यानी लगातार राजनीति के तमाम दिग्गज, तमाम बड़े चेहरे भी टीवी 9 भारतवर्ष पर ही आपको दिखेंगे। सवाल यही है, 2024 का चुनाव मोदी या फिर कोई और? इसी सवाल पर हो रहा है मंथन और दोनों ही खेमे अपना अपना दमखम दिखाने की तैयारी में हैं। आज जब दोनों खेमे अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं, तो आइए देखते हैं कि इनके पास स्ट्रेंथ क्या क्या है। जी हाँ, जल्दी से आपको जानकारी दे देते हैं कि आखिर बीजेपी वर्सेस विपक्ष की जो बैठक है उसमें बीजेपी के पास ताकत क्या है, क्यों ज्यादा मजबूत नजर आ रही है इस वक्त बीजेपी। एक एक करके पॉइंट वाइज देखिए, स्क्रीन पर है। सबसे पहले, जीत का मोमेंटम है बीजेपी के पास, पीएम का चेहरा है, विकास की रफ्तार है, करप्शन पर वार का हथियार भी है, धर्म और राष्ट्रवाद की धार है और भारत की इमेज का दम है बीजेपी के पास। बिल्कुल, लेकिन अंजलि, विपक्ष के पास भी बहुत कुछ है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो तो है हालिया सफलताओं का संबल। इसके अलावा 10 साल में पैदा सवाल हैं। महंगाई बेरोजगारी का हथियार है, करप्शन पर डबल स्टैंडर्ड का नैरेटिव है, सांप्रदायिकता पर पलटवार है, देश की इमेज को लेकर उठते सवाल हैं। तो ऑपोजिशन के अपने दावे और मजबूत पक्ष जिसका बीजेपी का जिक्र किया अंजलि ने, उसके अपने अपने दावे। और आज किसके दावों में कितना दम है, इसकी एक झलक बेंगलुरु और दिल्ली में देखने को मिलेगी। बेंगलुरु में ऑपोजिशन का खेमा और दिल्ली में एनडीए का खेमा नजर आएगा। जी हाँ, सब ये दोनों ही एक दूसरे को जवाब देने के लिए तैयार है बैठकों के साथ। और बड़ी अपडेट ये आ रही है कि थोड़ी ही देर में बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक शुरू होने वाली है। तो एक और जहां विपक्षी दलों की बैठक बेंगलुरु में चल रही है, तो वहीं उसी बैठक का जवाब एनडीए भी दिल्ली में एक बैठक करके देने वाली है। देखिए, विपक्ष की बैठक में 26 दल शामिल हैं। सोनिया गांधी, शरद पवार, केजरीवाल इस बैठक में शामिल हैं। गठबंधन के नाम और संयोजक पर फैसला संभव है। तो आज कहा जा रहा है कि विपक्षी दल जो एकजुट हुए एक मंच पर बैठक के लिए पहुंचे हैं, इस गठबंधन का नाम क्या होगा ये आज तय हो जाएगा और साथ ही संयोजक कौन होंगे ये भी तय हो जाएगा। तो देखिए, विपक्ष के मंथन से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बेंगलुरु मीटिंग की इस बीच इनसाइड स्टोरी जो निकलकर सामने आ रही है वो जरा आपको बता दें। हो क्या सकता है, यूपीए का नाम बदलने पर एक तो चर्चा हो रही है, कई नाम भी सामने आए हैं और इस पर कांग्रेस पार्टी को ऐतराज नहीं है। यानी यूपीए अब नहीं रहेगा, इसका नाम दूसरा होगा। बहुत हद तक इस पर सहमति बनती हुई अंजलि हमें दिखती है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि ये जो नया गठबंधन होगा उसमें इंडिया जरूर ऐड होना चाहिए, ये जरूर मांग रखी गई है। और साथ ही कहा यह जा रहा है कि यूपीए का नाम बदलने पर कांग्रेस को ऐतराज नहीं है, ये पहले ही क्लियर किया जा चुका है। विपक्ष का जो मंथन चल रहा है और उसके बाद चेयरपर्सन कांग्रेस से ही हो। कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि सोनिया गांधी बन सकती है, सोनिया गांधी पर सहमति लगभग तय मानी जा रही है। ये एक जरूर पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया है। बिल्कुल, जरूरी हो तो नीतीश संयोजक बने, यानी नीतीश कुमार इस विपक्षी दल के का जो समूह बन रहा है उसके संयोजक हो सकते हैं, कन्वीनर हो सकते हैं। हर बार सबका आना मुश्किल है, यह भी कहा जा रहा है। और अंजलि, आपकी तरफ कोऑर्डिनेशन के लिए छोटे सब ग्रुप बने, इस पर भी सहमति बनती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, तो अभी तक इस बैठक में क्या क्या चर्चा हुई और किन किन बातों पर मुहर लग गई है ये हम आपको पॉइंट वाइज क्लियर कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि दो चीजें क्लियर हैं, सोनिया गांधी हो सकती हैं मेन लीडर, यानी कि वही सब कुछ लीड करेंगी, और संयोजक के नाम पर नीतीश कुमार का फिलहाल नाम सामने आ रहा है, इस पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। और साथ ही आपको यह भी बता
दें कि चर्चा भी लगातार हम कर रहे हैं, हमारे साथ जो खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, सबसे पहले उनसे आपका परिचय एक बार करा देते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी सर हमारे साथ हैं, डॉक्टर अजीज खान प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी से प्रवक्ता चितरंजन गगन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय कुमार पांडे प्रवक्ता है एलजेपी के और रामविलास पासवान के, और साथ ही अशोक वानखेड़े वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ है, और बेंगलुरु से पल पल की अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी पंकज झा, उनके पास भी चलेंगे, और आनंद भी स्क्रीन पर हमारे साथ नजर आ रहे हैं जो कि दिल्ली में जो एनडीए की बैठक होगी उस पर नजर बनाए हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले समीर बड़ी खबर के साथ। बिल्कुल, और बड़ी खबर विपक्ष की बैठक से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। डिनर के दौरान लालू प्रसाद यादव ने भी एक प्रस्ताव रखा, गठबंधन का कोऑर्डिनेशन कांग्रेस पार्टी करे, ये लालू यादव की तरफ से प्रपोजल रखा गया। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, इसलिए कोऑर्डिनेशन कांग्रेस पार्टी करे, समन्वय कांग्रेस पार्टी करे, ये कहा गया लालू यादव की तरफ से, यानी लालू यादव की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया है। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। ये लोग गा कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है, इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी, 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। साथियों, इस बैठक की एक और खास बात है, अगर कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इनवाइटी बुलाकर बुलाया जाता है। अगर कोई किसी समाज का अपमान करता है, अदालत से सजा पाता है तो उसकी बड़ी आवाभगत होती है। अगर कोई अदालत से करोड़ों के घोटाले में दोषी पाया गया है तो इस बैठक में शामिल होने की उसकी क्वालिफिकेशन और बढ़ जाती है। बल्कि ये लोग तो उससे मार्गदर्शन मांगते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर इनमें बड़ी आत्मीयता है, बड़ा प्रेम है। इसलिए 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से आपस में मिल रहे हैं। साथियों, भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग।
इन लोगों का मोटो है, इनकी यही प्रेरणा है। ये लोग देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, नफरत है, नफरत है, घोटाले हैं, नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। साथियों, इनके लिए देश के गरीब के बच्चों का विकास नहीं, बल्कि अपने बच्चों का, अपने भाई भतीजों का विकास मायने रखता है। आजकल आप देखते हैं कि देश में स्टार्टअप बढ़ रहे हैं। हमारे युवा बड़ी संख्या में पेटेंट करा रहे हैं, ट्रेडमार्क रजिस्टर करा रहे हैं। स्पोर्ट की दुनिया में मेरे देश के नौजवान छाए हुए हैं, बेटियां कमाल कर रही हैं। ये युवा शक्ति हमारे देश में पहले भी थी, लेकिन इन परिवारवादी पार्टियों ने कभी देश के सामान्य युवा की शक्ति के साथ न्याय नहीं किया। इनकी एक ही विचारधारा है, एक ही एजेंडा है, अपना परिवार बचाओ, परिवार के लिए भ्रष्टाचार बढ़ाओ। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है देश का विकास रोकना, अपने कुशासन पर पर्दा डालना और अपने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई को रोकना। अब देखिए, ये जो जमात इकट्ठी हुई है ना, उनके कुनबे में बड़े से बड़े घोटालों पर, अपराधों पर इनकी जुबान बंद हो जाती है। जब किसी एक राज्य में इनके कुशासन की पोल खुलती है, तो दूसरे राज्यों के ये लोग फौरन उसके बचाव में तर्क देने लगते हैं। कहीं बाढ़ घोटाला होता है, किसी का अपहरण होता है, तो कुनबे के सारे लोग सबसे पहले चुप हो जाते हैं। आपने देखा है कि कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुए, वहां सरेआम हिंसा हुई, लगातार खून खराबा हो रहा है। इस पर भी इन सबकी बोलती बंद है। कांग्रेस के, लेफ्ट के अपने कार्यकर्ता वहां खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं ने अपने स्वार्थ में अपने कार्यकर्ताओं को भी मरने के लिए छोड़ दिया है। राजस्थान में बेटियों से अत्याचार हो या परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हो, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। परिवर्तन की बातें करके जनता से विश्वासघात करने वाले जब करोड़ों का शराब घोटाला करते हैं, तो ये कुनबा फिर उन्हें कवर देने लग जाता है। इनका कट्टर भ्रष्टाचार उन्हें तब दिखाई देना बंद हो जाता है जब देश की कोई एजेंसी इन पर कार्रवाई करती है, तो उनका टैप रिकॉर्डर शुरू हो जाता है, कुछ हुआ ही नहीं, सब साजिश है, हमें फंसाया जा रहा है। आप तमिलनाडु में देखिए, भ्रष्टाचार के घोटाले के अनेक मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इनके कुनबे के सारे दलों ने
पहले ही सबको क्लीन चिट दे दी है। इसलिए इन लोगों को पहचाने रहिए साथियों, उनको जान लीजिए। इन लोगों से सतर्क रहिए भाई बहनों। साथियों, इन लोगों की साजिशों के बीच हमें देश के विकास के लिए खुद को समर्पित रखना है। आज दुनिया में अनेक उदाहरण हैं जहां द्वीपों ने और समुद्र किनारे बसे छोटे देशों ने अभूतपूर्व प्रगति की है। जब उन्होंने प्रगति का रास्ता चुना तो उनके सामने भी चुनौतियां थी। सब कुछ सरल नहीं था, लेकिन उन देशों ने दिखाया है जब विकास आता है तो हर प्रकार के समाधान लेकर आता है। मुझे विश्वास है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो रहे विकास के काम इस पूरे क्षेत्र को और सशक्त करेंगे। कनेक्टिविटी की ये नई सुविधा वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल्स सबके लिए लाभकारी हो, इसी कामना के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के इस कार्यक्रम में भी इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए। आपकी खुशी में यहां से अनुभव कर रहा हूं, आपका उत्साह में अनुभव कर रहा हूं। ऐसे मौके पर एक नया विश्वास, नया संकल्प लेकर के देश आगे बढ़े, अंडमान निकोबार भी आगे बढ़े, इसी कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मौका था पोर्ट ब्लेयर में टर्मिनल के उद्घाटन का, लेकिन अपने संबोधन में विपक्षी एकता पर करारा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। साफ तौर पर कहा कि इन लोगों से सतर्क रहिए। बेंगलुरु में कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। इनकी विचारधारा और एजेंडा एक है, अपना परिवार बचाओ, परिवार के लिए भ्रष्टाचार बढ़ाओ। यह कहते हुए जोरदार हमला बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की बेंगलुरु में चल रही मीटिंग पर। सामान्य भारतीय के इस सामर्थ्य के साथ हमेशा भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियों ने अन्याय किया। आज देश के लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। एक कवि महाशय ने अवधी में लिखा था, यह अवधी भाषा में लिखी गई कविता है। गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बड़ा फिट बैठता है। गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी से अजीज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, आप भी सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर बहुत करारा हमला बोला है। कहा है बेंगलुरु में भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन हो रहा है। विकास की बात करेंगे, जनरल बात करेंगे,
लेकिन आज जो भ्रष्टाचार की बात कही, ये वाकई में अच्छा लगा। अभी मेरे ख्याल से 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता नहीं बीता है, अजीत पवार जी को जिस तरीके से शामिल कराया है और जिस तरीके से उनको पद दिया है, मुझे लग रहा है भ्रष्टाचार पर ये बड़ा प्रहार है माननीय मोदी जी का। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, देश पूरा देख रहा है। अभी तमाम मुद्दों पे कहा कि साहब बेटियों को सम्मान, राजस्थान के बेटियों के साथ क्या हुआ। अरे साहब, दिल्ली में बेटियां बैठी रही और हफ्तों तक बैठी रही, महीनों तक, कितना बड़ा उनके साथ न्याय कर दिया माननीय मोदी जी ने। अभी साहब कह रहे थे कि बंगाल में पंचायत चुनाव हुआ, यही तो बात हम उत्तर प्रदेश में कह रहे थे। जंगल राज हुआ था, किस तरह चुनाव हुआ था, बेटियां लूटी गई, डीएम एसपी पैरेलल चुनाव लड़े, साहब एक शब्द नहीं बोले, चुनाव आयोग पूरी तरह से मौन रहा। हम लोग गुहार, सुनिए मेरी बात समीर जी, इंपॉर्टेंट बात है, एक शब्द मणिपुर पे नहीं बोले अभी माननीय मोदी जी, तमाम बातें कही, साहब अंडमान के बारे में कहा, इधर उधर। साहब मणिपुर जल रहा है और यही मणिपुर जल रहा था। आप समझिए, माननीय मोदी जी दौरा करने गए, मणिपुर के तमाम सत्ताधारी विधायक इन्हीं के पार्टी के लगातार प्रदर्शन करते रहे, बैठे रहे। साहब, हमारे पास और भी पैनल में मेहमान है, तो उनके पास भी हमें जाना पड़ेगा, समय की थोड़ी कमी है इसलिए। अशोक वानखेड़े जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। विपक्षी दल तो एकजुट होकर के मोदी को हराने के लिए बेंगलुरु में बैठक कर रहे हैं, 26 दल कुल शामिल हैं, लेकिन पीएम मोदी कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है जो कि बेंगलुरु में हो रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, मुझे लगता है अभी भ्रष्टाचार, व्यभिचार, नैतिकता, इस पे किसी भी राजनीतिक दल ने बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो 26 लोग इकट्ठा हो गए वो डर के कारण हो गए हैं, और ये जो यहाँ 38 लोग इकट्ठा हो गए वो डील के कारण हो गए। भ्रष्टाचार की बात करें, परिवारवाद की बात करें, तो जो मोदी जी का कुनबा है 38 में, उसमें परिवारवाद के कई उदाहरण मिल जाएंगे, और भ्रष्टाचार के तो भगवान बचाए। जो 17,000 करोड़ का, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, वहाँ का भ्रष्टाचार और उसके जननायक जो कोर्ट किए गए थे, तब स्वयं देवेंद्र फडणवीस ने जिसको जेल भेजने की बात कही थी, वो आज उप मुख्यमंत्री है वहाँ पे, जिसके वजह से आसाम में पूरा 1 महीना हाउस नहीं चला, वो आसाम के मुख्यमंत्री है बीजेपी के। तो भ्रष्टाचार तब तक भ्रष्टाचारी हो जाता है जब तक वो विपक्ष में है, जैसा ही भाजपा में आता है वो सदाचारी हो जाता है, राष्ट्रप्रेमी हो जाता है। तो अब भ्रष्टाचार पे किसी को भी नैतिकता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एनडीए को, ये यूपीए जो अभी जो गठबंधन जो होगा, जो भी नाम दिया जाएगा, वहाँ पे भी भ्रष्टाचार के बहुत सारे लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं। तो भ्रष्टाचार ये इशू है नहीं, बोलते समय लोग हंसते हैं इस पे जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं। तो हाँ, विकास की बात करिए, आप बताइए आपने क्या किया, वो लोग बताएंगे हमने क्या किया। देश की जनता तोलेगी किसने क्या किया, किसने बोला और किसने किया, ये सारी बातें लोगों के सामने हैं। ठीक है, लेकिन आप परिवारवाद कहते हैं, तो आपके कुनबे में कितने परिवारवाद की पार्टियां हैं? बहुत सारी राजनीतिक दल है जो परिवारवाद से ही पनपी हुई है। ठीक है, अजय कुमार पांडे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, ये जो भ्रष्टाचार पर, करप्शन पर डबल स्टैंडर्ड का नैरेटिव सामने रखा जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से, इसका क्या काट है आपके पास, कैसे निपटेंगे? नहीं, देखिए, इसमें काट की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि विपक्ष अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से खो चुका है। पांडे जी को दिखाइए स्क्रीन पर। हाँ, अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से खो चुका है। अगर मैं अभी अंजलि जी की बात से शुरुआत करूं, तो आप कह रहे हैं अभी नामाकरण होना है, एक तरफ चुनावी समर की तैयारी हो चुकी है, एनडीए अपने कुनबे को बढ़ाकर सीटों का फैसला करने वाला है, एजेंडा तय करने वाला है, यहाँ अभी नेता तय हो रहा है। देखिए, लालू जी ने पेंच फंसा दिया, डिनर में क्या प्रस्ताव दिया कि कांग्रेस इस गठबंधन का समन्वय करेगी। ये लहर लेकर, ये नाव लेकर निकला कौन था? नीतीश कुमार। अब क्या नीतीश कुमार लेकिन उनको तो संयोजक बनाया जा रहा है ना, संयोजक बनाया जा रहा है उनको। नहीं, नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा रहा है। हाँ। लालू जी ने तो कहा कि यार भूमिका कांग्रेस को दी जानी चाहिए। तो अभी इतने कंट्राडिक्शन है। राहुल गांधी कहते हैं कि हमको तेलंगाना में वो राव साहब की पार्टी नहीं चलेगी। ममता जी, यानी कि पांडे जी, आप कुल मिलाकर यही कह रहे हैं कि अभी भी जो है, जल्दी से पूरी हो जाने दीजिए ताकि दर्शकों को समझ में आ जाए। अगर आपने बुलाया है तो ऐसा है कि एक तरफ नामाकरण, बच्चा पैदा होने वाला है,
और दूसरी तरफ बच्चा दौड़ लगाने को, चैंपियन बनने को तैयार है, इसलिए जनता बाकी तय करे। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन की भारी कमी है, अभी भी मतभेद है, किसी की राय किसी से मिलती है तो किसी की राय किसी से नहीं मिलती है। ऐसे में कैसे विपक्षी दल एकजुट होकर के बीजेपी और मोदी को हराने निकलेंगे? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या आपको भी लगता है कि यही अड़चन है इस विपक्षी दलों के बीच में, जिसमें अभी संयोजक से लेकर के समन्वय कौन करेगा, नाम पर मंथन चल रहा है, पार्टी का नाम क्या होगा एकजुट होकर के उस पर मंथन चल रहा है? नहीं, निश्चित तौर पर ये मुश्किल तो है, ये मुश्किल तो इस गठजोड़ की बहुत पहले से थी और ये मुश्किल सभी गठजोड़ की होती है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ अब उस मुश्किल से आगे की बात है, क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री अभी जो बोल रहे थे वो सच है कि अभी एक सप्ताह पहले और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी को छोड़िए, बाकायदा कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो कह रहे थे कि दिल्ली में झील बना दी अरविंद केजरीवाल ने, बाढ़ के लिए जिम्मेदार बता रहे थे। अब अभी साथ में बैठे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हत्याएं हुई, अधीर रंजन चौधरी से लेकर सब चीख रहे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हाँ हिंसा हुई है, हत्या हुई है, नहीं होना चाहिए। अब आपको अगर लोकतंत्र पर इतना बड़ा हमला होता है और उस वक्त भी चुप रहना पड़ता है, तो इसका मतलब कम से कम इसको अब इन लोगों ने मान लिया है, स्वीकार कर लिया है कि एक दूसरे जो लड़ाई है वो चलती रहेगी। असली संकट आने वाला है जब ये कहेंगे कि ये एक गठजोड़ तय हो गया, ये एक संयोजक तय हो गया, या समन्वयक तय हो गया, क्योंकि उसके बाद तय होगा कि कैसे पार्टियां किसके पीछे चलेंगी। जो बेंगलुरु में है वहां बहुत स्पष्ट तौर पर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, और उनके नीचे सारे के सारे नेता हैं। तो एक तरह से जो यूनाइटेड वी स्टैंड है वो कैसे स्टैंड रहेगा उसको कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया, और मुझे लगता है कि ये ठीक भी है। चलिए ठीक है, की दूरी तो कांग्रेस ही रहेगी। ठीक है, यूनाइटेड वी स्टैंड वाले खेमे में कितनी यूनिटी नजर आ रही है ये तो जान लें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना सख्त रिएक्शन दिया अपने संबोधन में। पंकज झा, वहां पर जरा बताइए कि हो क्या रहा है? देखिए, अब यहाँ बैठक शुरू हो गई है। जैसा मैंने कहा था कि थोड़ी देरी से होगी, पीछे भी दिखाएंगे हम आपको कि होटल के बाहर में जितने भी नेता थे सब लोग यहाँ आ चुके हैं। और आज जिस तरीके से बात हो रही थी कि प्रधानमंत्री ने एक एजेंडा सेट किया है अपनी टोन से, अपने भाषण से, लेकिन जैसी बात हो रही थी, महबूबा मुफ्ती बीजेपी में थी, महबूबा मुफ्ती अब यहाँ पे हैं, नीतीश कुमार के साथ थे, तो ये सब सारी चीज़ें अलग मतलब चीज़ें रहती हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कर्नाटक में बीजेपी को अपनी सरकार गंवानी पड़ी है। लेकिन एक अच्छी बात है, जिस बात की कल्पना किसी ने नहीं की थी कि ममता बनर्जी, राहुल गांधी और लेफ्ट के नेता एक साथ बैठेंगे। विपक्षी कोशिश एकता की ये शुरू हुई है, कहां तक जाएगी कह नहीं सकता, लेकिन अभी तक संकेत अच्छे हैं। जी, विपक्षी दलों की इस बैठक पे पंकज, आज प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ कहा है। एक कविता के जरिए विपक्षी दलों की इस बैठक पर पीएम ने कैसे हमला बोला, उनका बयान सुनवाते हैं। इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, नफरत है, नफरत है, घोटाले हैं, नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। तो देखिए, बेंगलुरु से लेकर के दिल्ली दोनों ही जगह जो महत्वपूर्ण बैठकें हो रही है उस पर हमारे सहयोगी नजर बनाए हुए। आनंद, दिल्ली की एनडीए की बैठक पर नजर बनाए हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। आनंद, अभी हमने पीएम को सुना, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था जब वो विपक्षी दलों की इस बैठक के बारे में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों का मकसद एक ही है, परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार बढ़ाओ। आज एनडीए की भी बैठक होनी है, जरा विस्तृत जानकारी दीजिए, किसकी बैठक में कितना दम है? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जो अपोजिशन की बैठक हो रही है, बीजेपी बार बार ये कह रही है कि वहाँ पे सब परिवारवाद वाले हैं, वहाँ पे भ्रष्टाचारी हैं, और साथ ही साथ वहाँ ऐसे लोग हैं जो कि जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो एनडीए की बैठक होने वाली है, ये देश को विकास की यात्रा पर ले जाने वाला है। और ऐसे में हमको जानकारी ये भी दी जा रही है कि आज एनडीए की जो बैठक होगी उसमें एक प्रस्ताव पास कराने की भी तैयारी है, जिसमें सारे एनडीए के दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपना भरोसा जताएंगे और उनको 2024 के लिए ये उम्मीद जताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारा चेहरा होंगे, उन्हीं की अगुवाई में एनडीए आगे चलेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम रहते हुए देश ने न सिर्फ विदेश के स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, बल्कि देश में भी अलग अलग सेक्टर्स में उन्होंने विकास किया, समाज के हर एक तबके को वो आगे लेकर गए। और साथ ही साथ बार बार जो बीजेपी ये कहती रही है कि जो अपोजिशन है उसमें न नीयत है, न नीति है, न नेता है। तो लेकिन यहाँ अगर बीजेपी की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा जो एसेट है, सबसे बड़ा जो एक इनके पास पॉजिटिव पॉइंट है, वो नेता का है, और वो नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो पिछले 9 सालों से देश का न सिर्फ नेतृत्व कर रहा है
बल्कि एक ग्लोबल लीडर के तौर पर भी उभरा है। ठीक है आनंद, बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त प्रोफेसर नवल किशोर आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवल किशोर साहब, मानते हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आपकी पार्टी पर भी जोरदार हमला बोला है, क्योंकि भ्रष्टाचार और परिवारवाद दोनों का जिक्र किया है और कहा है कि कट्टर भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन चल रहा है बेंगलुरु में। देखिए, प्रधानमंत्री के पास इसके अलावा विकल्प क्या है? पिछले 10 साल में ना उन्होंने कुछ किया है, ना आगे कुछ करने का नियत रखते हैं, तो उनके पास यही एक रास्ता है कि जो भी विपक्ष में दल हैं उनको परिवारवाद के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे उनको बदनाम करें। और बदनाम करने के लिए 9 साल में उन्होंने बहुत काम किया है। सीबीआई का इस्तेमाल किया है, इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया है। बार बार अपने भाषण में जब लोगों से संवाद करते हैं तो उनके पास चूंकि अपनी बात तो कुछ है नहीं बताने को, तो बार बार इसी चीज का नाम लेते हैं। इस देश को जितना भ्रमित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उतना देश का कोई भी प्रधानमंत्री अभी तक नहीं किया है। आप देखिए कि इनके पास जो भी ये कह क्या है, अच्छे दिन क्या वो मिला, 2 करोड़ नौकरी क्या मिला, 15 लाख रुपए क्या दिया इन्होंने। नवल किशोर जी, घर देने की पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप तो हैं, परिवारवाद के आरोप को अगर साइड भी रख दिया जाए तो देखिए, आरोप लगाने वाले कौन है ये भी आप देख लीजिए। आरोप जो लगाते हैं 3 दिन पहले कि 70,000 करोड़ का घोटाला इन पे है, 3 दिन के बाद उसको उप मुख्यमंत्री ही नहीं वित्त मंत्रालय भी देते हैं। कितने ढोंगी किस्म की इनकी बात है, कितनी सच है वो आप भी समझ सकते हैं। देश की जनता समझ चुकी है कि मोदी जी जो बोलते हैं वो करते नहीं है, ठीक है, जो करते हैं वो बोलते नहीं है। एक अपने दोस्त के खिलाफ में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बने, उसके लिए एक व्यक्ति का सदस्यता। ठीक है नवल किशोर जी, हमारे साथ अशोक वानखेड़े जी भी स्टूडियो में मौजूद है। अशोक वानखेड़े जी, आपने वो कविता भी सुनी, कविता में किस तरीके से नफरत की बात भी थी, भ्रष्टाचार की बात भी थी, परिवारवाद की भी बात थी, ये सब भी कुछ था विपक्षी दलों के लिए। एक और जहां राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत की दुकान हम बंद करने आए हैं, तो एक बार फिर से इसी नफरत को लेकर के पीएम ने इतना बड़ा बयान दे दिया विपक्षी दलों को लेकर, इस बैठक को लेकर। देखिए, जब वो कविता प्रधानमंत्री नरेट कर रहे थे, सुना रहे थे, तो मेरे जहन के सामने विजुअल्स चल रहे थे। जब वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो मुझे वो तमाम भाजपा में आए हुए नेता भ्रष्टाचारी दिखते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं तो वो दिखते हैं। उसके बाद जब तुष्टीकरण की बात होती है तो फिर वो बजरंग बली वाला बटन समझ में आता है। अभी हमारे मित्र ने कहा कि दिल्ली में कल तक गाली देने वाले कांग्रेस आम आदमी पार्टी एक दूसरे को साथ में बैठे हैं। अब राजभर साहब जिन्होंने ये कहता था कि मैं बीजेपी को गाड़ दूंगा, मैं योगी को कहाँ भेज दूंगा, मतलब पार्लियामेंट्री, इतने अनपार्लियामेंट्री शब्दों में उन्होंने भाषण दिए, वो राजभर आप इनके साथ बैठ रहे हैं। तो ये तो मैंने पहले ही कहा था आपको कि नैतिकता, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, परिवारवाद, ये दोनों जगह इसकी बात करने का अधिकार, बिल्कुल सही बात है। और देखिए, दोनों तरफ से अपनी अपनी मजबूती के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन दमखम किसमें कितना है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेंगलुरु में विपक्षी खेमा अपनी ताकत दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए का कुनबा भी अपनी ताकत नुमाया करने के लिए तैयार है दिल्ली में।